Shall I start? Okay, fine. So, hello everyone. This is Anita Mehta from Acharya Educare. Uh, I'm just today here to explain something about UGC NET. तो नए बच्चों के लिए एक कंफ्यूजन होता है. दे आर मोर कंसर्न अबाउट दैट कि नेट हम प्रिपेयर कैसे करें, स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए. क्योंकि ऑब्वियसली लिटरेचर आप बहुत टाइम से पढ़ रहे होते हैं, ग्रेजुएशन से, 11th 12th से, जो भी है आप अपने बचपन से इंग्लिश पढ़ रहे होते हैं, उसके बाद धीरे धीरे आप लिटरेचर में आते जाते हैं. और जिन बच्चों ने ऑब्वियसली नेट इंग्लिश को अपने लिए एक बेसिकली करियर का एक पार्ट बनाते हैं, तो उनके लिए एक इट्स अ मैटर ऑफ कंसर्न कि हम कैसे प्रिपेयर करें नेट के लिए. फाइन. तो आज बेसिकली मैं आपके कुछ 15-20 मिनट्स लूँगी इसी बात को लेकर कि आपको क्या करना चाहिए, किस तरह की स्ट्रैटेजीज आपको यूज़ करनी चाहिए कि जिसके साथ आपका नेट क्वालिफाई करना इजी हो जाए. द वेरी फर्स्ट थिंग मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इंग्लिश या कोई भी, सपोज इफ इट इज इवन इन हिंदी और इंग्लिश, अगर आप लैंग्वेज में या लिटरेचर में आप नेट करना चाह रहे हैं, तो इट इज़ नॉट एन ईजी कप ऑफ टी. ठीक है, तो पहले आप ये मानकर चलिए कि आपको यू हैव टू स्टडी ए लॉट. ठीक है, आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा, आपको मोर देन यूजुअल वर्किंग आवर्स जो है, या आपको जो टाइम है वो डिवोट करना पड़ेगा स्टडीज़ को. ठीक है, सो से इट कि जनरली आपको लगता है कि 1-2 घंटे पढ़ के डेली आप कर सकते हैं, ऐसा नहीं है. आपको बहुत सारे वर्क्स हैं जो रीड करने पड़ते हैं, आपको पर्टिकुलर किसी एज के जो करैक्टरिस्टिक्स हैं, फीचर्स हैं, उसके बारे में आपको पढ़ना पड़ता है. तो बेसिकली इट्स नॉट कि आपने 2-3 या 4 मंथ्स लगाए और एग्ज़ाम क्लियर हो गया. इट डिपेंड्स अपॉन आपका प्रीवियस नॉलेज कैसा है. अगर आपका प्रीवियस नॉलेज बहुत अच्छा नहीं है, आप इससे पहले इतने ज़्यादा लिटरेचर में नहीं थे, तो ऑब्वियसली ये टाइम लेगा. ठीक है, बट ऐसा नहीं है कि आप नेट क्लियर नहीं कर पाएंगे. अगर आप ऑनेस्टी से 5 या 6 मंथ्स आप अगर लिटरेचर को देते हैं, तो आप आराम से अपना नेट क्लियर कर सकते हैं. ठीक है, बट आपका पुराना रिकॉर्ड, आप कितना पढ़े हैं, आपने अभी कितना हार्डवर्क किया है, ये दोनों ही मैटर करते हैं. फाइन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एक थोड़ा सा बेसिकली आई विल टॉक अबाउट लिटरेचर. ठीक है, तो मैं जैसे आपके पास एक आपका सिलेबस होता है, सपोज कीजिए मेरे पास है, आपके पैटर्न है, जैसे हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के टॉपिक्स मैं सबसे पहले लेती हूँ. तो आपके पास एक पैटर्न रहेगा. आपका जो फर्स्ट एज होता है वो एंग्लो सेक्शन एज है. फाइन. अब बेसिकली हाउ टू स्टार्ट विद, मुझे ये दिस इज एक्चुअली इज इंक्लूडेड एज अ फर्स्ट लेक्चर. ठीक है, आपका नेट इंग्लिश के लिए फर्स्ट लेक्चर काउंट होता है. ठीक है, तो इफ इट इज एंग्लो सेक्शन एज, तो आपको उसका टाइम पीरियड पता होना चाहिए. यू शुड नो द टाइम पीरियड ऑफ द एज. फाइन. सेकेंडली, द फीचर्स ऑफ द एज. मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि literature is history. You are reading about history, so it is not all the time that it's interesting. Fine, because history is there, and sometime it is interesting and sometime not. You cannot change it. Fine, what you have to do is you have to go through the things. Fine, जैसे हिस्ट्री को हम देखते हैं, आप जो भी पढ़ रहे हैं वो रिकॉर्ड पढ़ रहे हैं पुराने ऑथर्स का, उन्होंने कैसे कैसे कंट्रीब्यूट किया लिटरेचर को और सोसाइटी के लिए, तो वो सारी चीज़ें आप कर रहे हैं. इसमें हम कोई भी अपनी तरफ से ऐसी कोई इंटरेस्टिंग चीज़ आपको लाकर नहीं दे सकते हैं. तो जो आपका है आपको वही रीड करना है, वही चीज़ें आपको करनी है. फाइन. अब मेरे पास कुछ फीचर्स हैं यहाँ पे. देन उस टेंडेंसीज के बाद आपको ये देखना है कि ऑथर्स, वेदर पोइट्स हैं, ड्रामेटिस्ट हैं और नॉवेलिस्ट हैं, हाउ डिड दे कंट्रीब्यूट टू मेक द लिटरेचर ऑफ दैट एज प्रोमिनेंट. फाइन. तो उन्होंने किस तरह उस एज के लिटरेचर को बनाने के लिए कंट्रीब्यूट किया. दैट इज अ वन थिंग. सेकंड थिंग, आपके पास क्या है, कौन सा जॉनर ऐसा है जो उस एज में इम्पोर्टेंट था. ठीक है, सो इफ आई टॉक अबाउट एंग्लो सेक्शन एज, तो इट्स वेरी कॉमन थिंग दैट एट दैट टाइम Britain was not known as Britain. Generally, a part where few tribes used to. Tribes रहा करते थे. Suppose we have Celts and Gaels here. I'm not supposing it's actually a reality. So they used to speak some
tribal language, basically dialects. They were known as Celtic and Gaelic. So we don't have any record that the people who or the tribe who were then they were not speaking, they were just speaking some dialects and are Celtic and Gaelic. Fine. So we have a very popular saying there. Powerful होते हैं लैंग्वेज और उनकी स्ट्रैटेजीज और उन्हीं की पॉलिटिक्स काम करती है. सेम वाज द केस हियर. ये जो दोनों ही ट्राइब से ऑब्वियसली पॉपुलर रहे होंगे तो उन्हीं की जो डायलेक्ट थी वो बेसिकली पार में थी. फाइन. सो हुआ क्या कि द वेरी फर्स्ट इन्वेडर्स इन इंग्लैंड वर रोमन. मैं आपको थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट दे देती हूँ. रोमन्स कैसे, हाउ डू वी कम टू नो अबाउट दैट. आपने जूलियस सीजर पढ़ा होगा. फाइन. तो हम थोड़ा सा वहाँ पे जब सीजर के बारे में पढ़ते हैं तो वी कम टू नो अबाउट दिस इन्वेजन. फाइन. सो रोमन स्पीक विच लैंग्वेज, दैट इज लैटिन. फाइन. सो जब ये लोग ऑब्वियसली आई मीन टू से ब्रिटेनिया आए तो दे यूज्ड टू स्पीक लैटिन. ठीक है. तो क्या हुआ, एक नया चेंज आ गया. द लैंग्वेज ऑफ द हैपेंड टू लैटिन क्योंकि इसलिए दे वर पावरफुल. सेकेंड थिंग इज दैट लैंग्वेज ऑफ रिलीजन वाज आल्सो लैटिन. क्यों? क्योंकि जो आपका बाइबल था दैट वाज ओनली इन लैटिन एंड नो अदर लैंग्वेज, किसी और लैंग्वेज में था ही नहीं. फाइन. अब इसके साथ हमारे पास एक नई डेवलपमेंट हुई. द पीपल हु वर ऑलरेडी पीपल हु केम टू इंग्लैंड, इट एक्चुअली हैपेंड द इंटरमिक्सिंग ऑफ द कल्चर. ठीक है. और उसकी वजह से क्या हुआ, अब जो लोग थे वो क्या हो गया, वो एक मिक्सिंग में दे स्टार्टेड स्पीकिंग ऑफ Celtic, Gaelic एंड लैटिन. सो एक नई लैंग्वेज इमर्ज हुई होगी लैटिन, कैल्टिक और गैलिक को मिक्स करके. फाइन. बट इवेंचुअली नेक्स्ट थिंग हैपेंड इज दैट Anglo-Saxon people, they invaded England and Roman people withdrew from there. Fine. So we have here Anglo-Saxons. Basically, it was a group of Angles, Jutes, and Saxons. Three powerful tribes. They came from the western part of this Germany, Russia. So now what happened is that इनमें से all of three, I guess the most popular tribe was this Angles, and somehow I feel that English is the deformed Angles. So may have it from there, but the 26 letter that we have of English are from Latin. So this is how. Now see, there is a difference between the things here. Roman people, they were more religious. Fine. ऐसा होता ही है. आपकी जनरेशन जो होती है दो. Fine. Like the new generation is fashionable and the old generation is called a kind of traditional one. Here we have is that Roman people more religious. Fine. They were they will see humans as a part of religion. कैसे? Religion will be the center and the rest of the things will seen in to religion. Religion को देखकर, जैसे suppose in normal life in our country, in our culture, we used to say we have so many myths and all, like to say shouldn't eat non-veg on Tuesdays. क्यों ऐसा क्यों? There are some scientific reasons behind that, but generally our parents used to tell us that अच्छा नहीं होता. अब ये अच्छा नहीं होता means somehow we connect with the religion. हम religion के साथ चीज़ों को करके देखते हैं. And ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं. We don't wash clothes on Thursdays, और अपनी मम्मा से या किसी से पूछेंगे used to say अच्छा नहीं होता. और ये अच्छा क्या नहीं होता मतलब think कि ठीक है कुछ मतलब ऐसा होता होगा कि बुरा होता होगा, और we just connect it to religion कि ठीक है ऐसा कुछ है. Fine. Next thing. Now मैंने ये आपको एग्जांपल इसलिए दिया क्योंकि जो रोमन पीपल थे, they were more. जो एंग्लो सेक्शन ये जो लोग थे ये 5th सेंचुरी में इंग्लैंड में आए. तो बेसिकली इन्होंने क्या किया, they were
बिट एडवेंचरस, ये एडवेंचरस ज़्यादा थे, ठीक है. सो दे वर ऑल्सो कॉल्ड द सैवेज पीपल. सैवेज क्यों? सैवेज मीन्स वाइल्ड. हो सकता है कि वो इतने रिलीजियस नहीं थे जितने कि रोमन पीपल थे. फाइन. सो दैट्स वाई दिस एज, एंग्लो-सैक्सन एज, इज ऑल्सो कॉल्ड द डार्क एज ऑफ इंग्लैंड. दिस एज इज कॉल्ड द डार्क एज ऑफ इंग्लैंड. Why so? Because very less was known about this age. Mostly जो literature था वो oral form में था. Oral form in the sense that passed on from generation to generation oral. ठीक है, आपके पास written records नहीं थे. ऐसा इसलिए भी था क्योंकि उस टाइम प्रिंटिंग प्रेस नहीं थी, और अगर कुछ सर्कुलेशन में सपोज किसी ने अगर किसी लीफ या कहीं रॉक पे कुछ, हाउ टू मेक न्यू कॉपी ऑफ दैट, ऐसा था नहीं, अवेलेबिलिटी नहीं थी. और सेकेंडली द थिंग इज दैट कि ओरली, सपोज इफ आई एम टेलिंग ए टेल टू यू एंड आपने सेम टेल आपने किसी और को बताया, तो there is no guarantee that the way I have told this tale to you are going to relate the same tale the same manner to someone else. There is hardly possible like that, because we have our own perception, we are our own way of narration, and we have our own way of doing things. ठीक है, तो records नहीं थे, so that's why the age is also called the dark age of literature, because very less was known about the literature. It is only in the 19th and the 20th century that people started doing research on this age, and after that research there were some that were made on these things. Fine. So this is how. Now next thing is that I want to share with you that if we talk about Anglo-Saxon age, because I've already told you that Roman actually they went back to their own country, and but hua gaya, this the new language that was a mixture of the dialects spoken by these three tribes, and the language that was already was a mixture of the Celtic, Gaelic, and the Latin. This whole was known as Old English. That is known as Old English. So this period is also known as Old English literature. Old English literature. So the period from 5th to 10th century is known as Old English period. English period, almost 11th century, I must say, because I will rub it off and will write it again. From 11th century, we have Old English period, because it is in 1066 that Duke of Normandy attacked England and the Normans started ruling. Fine. So this is how I have made a things here for guys. So first Roman people, then Anglo-Saxon, basically they were known as, they were the Germanic tribes. और मैं आपको एक चीज़ और भी बता दूँ, this was the time जब आपको पासपोर्ट के साथ कहीं नहीं जाना होता था, you need passport or something, आपको शायद कुछ घोड़े ही चाहिए होते थे इधर से उधर ट्रैवल करने. Fine. So this is how this happened. Fine. The popular genre, basically जिसमें उस टाइम लिखा गया, that is perhaps the poetry only. Fine. And आपके पास the most prominent the Anglo-Saxon age is the Beowulf. Now Beowulf is written in Old English, and we don't have the name of the author, so it is anonymous work, and it is known as the national epic of England. Because I'm just giving the things only for the sake of how to read literature. So this is Anglo-Norman. अगर आपको कुछ जैसे normal way you say that if you want to cover something, basically just want to have an overview of thing, तो आपको कैसे लेना है? You have to see what are the features of the age. Second, you have to see what are the basic tendencies. Third thing is the major happening of the age. The fourth thing is who were the authors of that age, and how did the age is contributing to the society and the literature. Fine. This is all that you need. Fine. So after this, we have so many we have 4 to 5 authors from here that we'll talk about when we'll start the normal classes. Fine. Normal, I mean to say when we'll start the classes regularly. Fine. After this, we have next thing is Anglo-Norman age. So in Anglo-Norman age, I guess it's my sweater that is not, yes.
So if I talk about the next age, that is Anglo-Norman age. So Anglo-Norman age is the next stage, and basically from 11th century. Fine. So in 1066, Duke of Normandy, that is William Orange, who was a duke to King Henry, he attacked England. He invaded England and he won the battle and became the ruler of England. Fine. So what I assume there is that because he was a duke to king, so must be there that the king must be a desire of something from. He was a but Duke was not in a mood turn, and this actually became the reason of dispute in France. That fine. So this was the time. Basically, Normans are French people. French people. Fine. So ballads were written in this time, and basically the adventures of like the works like Sir Gawain, his knights, such kind of works were written during this time, and the obviously again the popular genre was again poetry. Fine, there is no trace of drama, trace of novel writing, and there is no trace of other prose that time. Fine. So after this, just a sec, guys. So after this, we have Age of Chaucer. So you can see from here, because Chaucer was born in 1340s and he died in 1400. So this time was actually named as the Age of Chaucer because he dominated the stage as a time. He is also known as the father of English poetry because he was the first who started writing basically in English. Fine. So his the Canterbury Tales. The best known work, the only in that age, and after this Age of Chaucer, just move forward to Elizabethan age, which is part of Elizabethan age, which is actually somehow the part of Age of Renaissance. So we have Age of Renaissance and we divide it into different ages. So we have Elizabethan age, we have Jacobean age there, and when we talk about this Elizabethan age, basically I talk about Age of Renaissance. So Age of Renaissance is new discoveries. Now people were shifting their minds towards science. They were more into reason than the dogmas of religion. They started thinking about how the things are happening, how they should be, and what is wrong, what is right, kind of thing. So humanism came into existence in the Age of Renaissance. Fine, new discoveries came into being. Started searching for new lands, new places, and new things. Fine. So this is the time. So हुआ क्या इसी टाइम में एज ऑफ रेनेसा बिकॉज रेनेसा केम टू इटली द वेरी फर्स्ट टाइम. फाइन. सो रेनेसा क्योंकि मैं थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड दे देती हूँ इसके बारे में. सबसे पहले इटली में आया था. ठीक है. तो हुआ क्या कि around 14th century, mid 14th century, Turks invaded Greek. Fine. And they attacked it, they took hold of that. So Greek scholar, they fled from England, sorry, from Greeks, and they actually went to different countries like Italy, Germany. So some people from England who were more into literature and knowledge, they somehow came to know about it, like Erasmus. Erasmus was part of the. They came to know that some scholars from are there in Italy and Germany, and so they don't want to miss the chance, and they went to those countries. They took the education, the Greek literature, the classical literature, and they came back to England. Fine. So in the end, we have basically Renaissance. Can say is it actually started from
15th century. Fine. So now this is Elizabethan age. In Elizabethan age, we generally read about university wits, read about Sydney, read about Spencer, we read about then for people like earlier, that is Thomas White and Earl of Surrey. Then we read of in Jacobean age about Shakespeare. We also read about Ben Jonson, John Webster, and their contemporaries. Fine. So what I mean to say, how I am doing it. If you see here, I am doing chronological order. Fine. So if you want to study literature, and in order to the confusion about authors, about age, and about the tendencies, then what should you do is read literature in a chronological order. Don't do things randomly. Do it serial wise so that you can fine like it is there in my how to teach you guys. Fine. So like this you from every age book मैंने आपको बहुत सारे ऐसे authors नहीं कराए जैसे Age of Chaucer से there are so many contemporaries of the Chaucer also, like William Langland is there. Fine. John Wycliffe is there. तो मैंने आपको नहीं करवाया बिकॉज आई वॉज जस्ट टेलिंग यू कि मुझे आपको ये बताना था कि आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में से कैसे करना है. सपोज कीजिए मुझे एंग्लो सेक्शन एज में से कुछ ऑथर्स करने हैं, कुछ पोइट्स करने हैं, so I'll just talk about 2-3 poets. Fine. Then I'll move to the Anglo-Norman age. Then I'll just do only 1-2 poets. That's enough. From age of Chaucer or his basically कुछ आगे पीछे कुछ ऑथर करने हो तो अराउंड कुल मिलाकर आपको 6 to 7 ऑथर्स यू नीड poets again, and after that we move to this age of Renaissance. So here we have now it is actually क्या जैसे जैसे आप बढ़ते जा रहे हैं ऑथर्स की जो लिस्ट है वो बढ़ती जा रही है. ठीक है. सपोज हियर तो हियर क्या है अब क्या होगा नाउ द लिटरेचर विल बी डिवाइडेड इनटू डिफरेंट जॉनर्स. सो सपोज वी हैव ड्रामा हियर नाउ existence, we have poetry here and somehow prose also. Fine. So we have it. कैसे करेंगे? How will you do it? First you do how the poetry emerged. Fine. Then you do how drama came into. Suppose if I say, मैंने आपसे कहा कि पोइट्री कैसे आई थी कि ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर ओरली ट्रेडिशन में वुल्फ और कुछ ऐसी पोम्स लिखी गई जो ओरली जनरेशन टू जनरेशन पास हो रही बाद में किसी नहीं लिखा होगा. ठीक है. अब सेकेंड आपके पास एंग्लो नॉर्मन एज ही वहाँ पे कुछ वर्क्स लिखे गए होंगे. बट ड्रामा एमर्ज कैसे हुआ? तो जनरली ड्रामा जो डेवलपमेंट ऑफ ड्रामा है में वो कैसे हुई दैट एक्चुअली स्टार्टेड फ्रॉम द चर्च. फाइन. So एक simple, in order to make it simplify for you guys, how I will do it is like कि suppose people are coming to the church every Sunday. Fine. So after some time people started losing interest. It's human nature. हम जल्दी करना शुरू. ठीक है. So in order to retain the interest of the people in church, the people of the church they started doing or enacting some excerpts from the part of the church. कुछ biblical events उन्होंने वहाँ पे पोर्ट्रे करना शुरू कर दिया या स्टेज करना स्टार्ट कर दिया. कहाँ पे? चर्च के ही चर्च में ही. फाइन. सो लोगों को इंटरेस्ट आने लगा उसमें. बट क्या हुआ क्योंकि आप बार बार वो बिब्लिकल चीज़ें कर रहे हैं तो आपको बहुत लोग जो हैं जल्दी से वो याद भी हो जाते हैं. ठीक है. तो आपको पता है इसके बाद ये होने वाला, इसके बाद ये होने वाला, इसके बाद ये होने वाला, तो धीरे धीरे आप अगेन यू. तो उसके बाद क्या हुआ जैसे जैसे वो हुआ चर्च के लोगों ने उसे स्टार्टेड उन्होंने उसे बंद कर दिया वो इनाइट. अब क्या हुआ ड्रामा जो है मार्केट प्लेस में आया. तो कुछ ऐसे एक ग्रुप बन गए लोग दे वुड डू ए ड्रामा और कुछ एक इवेंट और कुछ एक टॉपिक एपिसोड ले लेंगे और उसे मार्केट प्लेस में इनेक्ट करेंगे. सो जब वो मार्केट प्लेस में इनेक्ट होता है पीपल विल कम टू द मार्केट एंड उनका एक इंटरेस्ट ये भी होता था कि वहाँ कुछ नया होने वाला. बट उसके साथ एक नया डेवलपमेंट ये हुआ कि अब आप
ओनली बिब्लिकल इवेंट्स को नहीं कर रहे हैं, बिब्लिकल एपिसोड को नहीं कर रहे हैं, आप कुछ ऐसी चीज़ें भी अपने प्लेज में कर रहे हैं जो बेसिकली दे आर अबाउट द सम मिराकल्स, फाइन। तो मिराकल्स कैसे, जैसे बेसिकली अबाउट सेंट्स, अबाउट पीपल हु actually look like God, but they actually are not saint-like people. Those who do some things actually look as miracles. So mystery plays, miracle plays, and then morality plays. लोगों को फिर miracle plays में भी थोड़ा इंटरेस्ट कम होना हुआ होगा। शुरू तो नए टाइप का एक ड्रामा आपके पास आया जिसे हमने morality plays का। So now this morality आपको नाम से you can see it from the name. First is maybe have a mystery play, fine. So mystery is something which is mysterious. God is mysterious. So the plays are related to Jesus Christ and Bible, fine. Then we have miracle play, generally about the life of the saints, fine. Then we have mystery plays. So mystery plays, how come mystery plays? Which are about the basically about abstract emotions. Like suppose we have generally जब हम कुछ करते हैं तो like kind of play that is based on good and bad, a kind of altercation between good and bad, and finally the good will win. इस तरह के play, jealousy, gluttony, और ये सारी आपको एक बेसिकली पर्सोनिफाई करके दिखाए जाएंगे, और फाइनली क्या होता है कि जो द थिंग विच इज गुड विल वन ऑब्वियसली विल बी द विनर। नाउ ये आपका ड्रामा का डेवलपमेंट हो रहा था। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, 14th सेंचुरी में 15th सेंचुरी में पहुंचते पहुंचते क्रैमर गर्टन्स नीडल ड्रामा लिखा गया, रॉल्फ डॉयस्टर एक कॉमेडी लिखी गई, और धीरे धीरे ड्रामा जो है वो डेवलप होने शुरू हुआ, और यूनिवर्सिटी विट्स ने was the basically a group of 7 dramatists जिन्होंने बहुत अच्छे से ड्रामा को डेवलप किया, एंड फाइनली द ड्रामा वेंट इन द हैंड ऑफ द जायंट शेक्सपियर, फाइन। तो ये एक ही ड्रामा की आपकी जर्नी है, फाइन। सो दिस इज हाउ द ड्रामा मस्ट हैव डेवलप्ड फ्रॉम द मिडिवल एज टू मॉडर्न एज, ठीक है। सो दिस इज द जर्नी ऑफ द ड्रामा फ्रॉम मिडिवल एज टू द मॉडर्न एज। ऑन द अदर हैंड मैंने आपको पोइट्री की जर्नी बताई, आपकी कहाँ से, एंग्लो सेक्शन ओल्ड इंग्लिश पीरियड से मॉडर्न इंग्लिश पीरियड की तरफ। अगर मैं पोइट्री की बात करूं तो इंग्लैंड में सोनेट जो इंट्रोड्यूस हुआ था वो टॉमस वाइट और अर्ल ऑफ सरे ने किया था, फाइन। पोइट्री ऑलरेडी वैसे भी लिखी जा रही थी एंग्लो सेक्शन एज से, बट टॉमस वाइट एंड अर्ल सरे ने सोनेट भी इंट्रोड्यूस कर दिया। ऑन द नेक्स्ट लेवल सिडनी एंड स्पेंसर वर्कड ऑन इट एंड परफेक्टेड इट, एंड लेटर शेक्सपियर रोल। तो ये जर्नी आपकी क्या है, बेसिकली पोइट्री के है। तो जब भी आपको लिटरेचर करना है आपको इसी तरह से करना है, जो ऑथर्स आपको मेंशन किए जाते हैं आपको वो इंपॉर्टेंट पोम्स आपको रीड करनी होती हैं, उनके ड्रामास आपको रीड शुड नो विच ऑथर इज अ पोइट विच इज एन अ ड्रामेटिस्ट। जनरली लोग मिक्स कर देते हैं, समटाइम आई हैव हर्ड सेइंग शेक्सपियर ए नॉवेलिस्ट। तो इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए, आपको शुड बी वेरी क्लियर फ्रॉम योर माइंड। तो जब भी आप एक एक एज करते हो तो इतनी पैशन से कीजिए, हार्डवर्क से कीजिए कि आप वहाँ से भी कोई मार्क्स लूज ना कर सकें, ठीक है। ऐसा तो है नहीं कि एक ही एज में से आपको आता है। टोटल नेट का अगर मैं सिलेबस की बात करती हूँ, सिलेबस आपसे बात ही नहीं किया, जस्ट मैंने बताया हाउ टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग दैट। तो आप एज वाइज ऐसे करते जाइए, चाहे आप कहीं से भी स्टार्ट कीजिए, बट वो होना चाहिए एक पैटर्न और सीक्वेंस में होना चाहिए, ठीक है, ताकि आप कुछ मिस ना करें। थर्ड थिंग इज, इसके बाद मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि मैंने आपसे कहा जैसे मैंने एज वाइज करने के लिए, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है, जैसे यूट्यूब लोग चैनल जो बेसिकली देखते रहते हैं, तो वहाँ पे आपको बताया आपको 1000 या 2000 ऑथर पढ़ने, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप ऑलमोस्ट 600 to 700 ऑथर्स कर लेते हैं तो इट्स एनफ फॉर, ऐसा कुछ नहीं है कि आप लिटरेचर 600 700 ऑथर्स आर मोर देन एनफ, बहुत सा है। बस ये है यू आर डूइंग ऑथर डू इट कि उसमें से एक मिस ना करें। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं, क्वेश्चन 2 मार्क्स कैरी करता है एंड इट मैटर्स अ लॉट, ऐसा कुछ नहीं है। किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जनरली जो ट्रेंड में होती हैं, एनीथिंग दैट इज इन ट्रेंड इज आस्क्ड। कोई भी चीज़ जो कहीं मैटर नहीं करती है, किसी तरह कंट्रीब्यूशन नहीं कर रही है, कहीं लिटरेचर में वैल्यू नहीं रखती है, वो आपसे नहीं पूछी जाएगी। ऐसा कभी नहीं होगा कि आपको कभी शेक्सपियर पे क्वेश्चन नहीं हो या शेक्सपियर का नाम भी मेंशन नहीं हो पेपर में, ऐसा बहुत बहुत रेयर होता है, फाइन। सेकेंड थिंग इज दैट डोंट गेट कंफ्यूज
other things, when you are focusing on your studies, do focus at that. आप जितना हार्ड वर्क आपको उतनी ही जल्दी उसके रिजल्ट मिलेंगे. आज मैं आप लोगों के लिए इतना ही कर सकती हूँ. क्लास में मिलते हैं एंड आई विल डिस्कस मोर. थैंक यू सो मच.